कि तो हमारी इंश्योरेंसेस होती हैं साइड पे। कौन कौन से इंश्योरेंसेस होती हैं साइड पे? देखो, इंश्योरेंसेस में होती है कार पॉलिसी। कार पॉलिसी, ठीक है, कार पॉलिसी मतलब कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी। एक होती है डब्ल्यूसी, वर्क कंपनसेशन पॉलिसी, ठीक है। और एक होती है टीपीआई, थर्ड पार्टी इंश्योरेंसेस। तो जो कार पॉलिसी है ना, जो कार पॉलिसी होती है, उसमें आपके कॉन्ट्रैक्टर के जो जो भी मटेरियल्स वगैरह है ना, वो सारा सिक्योर्ड होता है। कभी इन केस कभी आग वगैरह लग जाए, कोई भी नुकसान हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो क्लेम कहाँ से करेगा? वो कार पॉलिसी के थ्रू क्लेम करेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो? कभी कभी हो जाता है ना, बारिश वगैरह हो जाती है या फिर आग लग गया, कोई भी दुर्घटना हो गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उस केस में जो है कार पॉलिसी जो है सिक्योर करती है हमारे मटेरियल्स को। ठीक है। एक होता है डब्ल्यूसी, वर्क कंपनसेशन पॉलिसी। वो डब्ल्यूसी के अंदर क्या सिक्योर्ड होता है हमारा? लेबर सिक्योर्ड होती है। क्या चीज? लेबर सिक्योर्ड होती है। जो लेबर। मैन पावर है वो जी। डब्ल्यूसी के कंपनसेशन के अकॉर्डिंग आती है। डब्ल्यूसी में हम उसको सिक्योर करते हैं मैन पावर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है एक क्वेश्चन इसमें से कि भैया कौन कौन सी पॉलिसीज होती है, और कॉल पॉलिसी, डब्ल्यूसी, और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक। एक होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, टीपीआई बोलते हैं इसको, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। क्या होता है भाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस? कि जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई काम कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कोई बंदा बाहर का विजिटर आ जाता है, कई बार विजिटर आ जाता है, विजिटर के साथ में कोई दुर्घटना हो जाए, तो भाई कार पॉलिसी में तो हमारा मटेरियल सिक्योर्ड हो गया। डब्ल्यूसी के अंदर वो लेबर, वो मैन पावर जो है कवर्ड हो गई, जो कि साइट पे काम कर रही थी, जो कि लेबर के अंडर, जिसके अंडर की, जिसको कवर किया गया था डब्ल्यूसी के अंदर। लेकिन कोई बंदा बाहर से आया विजिटर बन के, साइट को घूमने के लिए आ गया, देखने के लिए आ गया, और उसी दिन उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई, उस बंदे के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो उसको फिर हम टीपीआई के अंदर कवर्ड करते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी। जी सर। जी सर। और अब इसमें आता है गारंटीज। गारंटीज क्या होती हैं? जो हम लोग साइड पे गारंटी सबमिट करते हैं, वारंट गारंटी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी होती है, जो कि परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में दी जाती है। क्लाइंट क्या करता है, अगर आप परफॉर्मेंस बैंक गारंटी नहीं दोगे तो आपका पैसा काट लेगा। ठीक है ना? तो ये जो है लिखा रहता है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको इतने लाख की या इतने करोड़ की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी सबमिट करनी है। ये इसलिए होता है कि आपकी क्वालिटी में कोई गड़बड़ पाई गई, तो आपका पैसा जो है वो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी से रिकवर कर लिया जाएगा क्लाइंट द्वारा। ठीक है। इसके लिए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी सबमिट करनी होती है कॉन्ट्रैक्टर को, क्लाइंट को। एक होती है रिटेंशन बैंक गारंटी। मैंने जैसे हम लोग टैक्स इनवॉइस में पढ़ा था ना, टैक्स इनवॉइस में पढ़ा था हमने, रिटेंशन अमाउंट, वो भी क्वालिटी के रिगार्डिंग में होता है। तो एक रिटेंशन के अगेंस्ट में, जैसे मान लो आपको, आपका रिटेंशन का 1 करोड़ रुपया रुक गया, क्लाइंट के पास 1 करोड़ रुपया है आपका, आप कहोगे सर जी मेरे से एक काम करो ना, मुझे 80 लाख रुपए दे दो, मैं आपको बैंक गारंटी देता हूँ, या 1 करोड़ रुपया मेरा रिलीज कर दो, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरा रिलीज कर दो, मैं उसके अगेंस्ट में आपको गारंटी दे देता हूँ। ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में जो है आप रिटेंशन बैंक गारंटी देते हो क्लाइंट को। तो अपना रिटेंशन का जो पैसा है उसको रिलीज कराने के लिए आपको बैंक गारंटी सबमिट करनी होती है, तो उसको कहा जाता है रिटेंशन बैंक गारंटी। और जो मोबिलाइजेशन एडवांस आप लेते हो क्लाइंट से, जो मोबिलाइजेशन एडवांस लेते हो, तो मैंने जैसा आज बताया था कि मोबिलाइजेशन एडवांस भी क्लाइंट तभी देगा जब आप उसको मोबिलाइजेशन बैंक गारंटी सबमिट कर दोगे। समझिए? तो ये जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और ये जो है आपसे इंटरव्यू में एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक। अब आपने एक चीज, एक 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 चीज जो है यहाँ पर डिस्कस किया था शुरू में, कि भैया हमारा एम डीपीआर क्या होता है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट।
तो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है, जो कि आप डे टू डे बेसिस पे बनाते हो। क्या, कब की रिपोर्ट, आज की रिपोर्ट कब बनेगी? क्या डीपीआर मतलब सेम डे सबमिट होती है डीपीआर? सेम डे ही होती है सर, और एक या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक में। एक दिन छोड़ के होती है। आज की रिपोर्ट कल जाएगी। जी जी। आज की रिपोर्ट आज के आज में नहीं आती है, क्योंकि शाम तक जो है रिपोर्ट बनाने में टाइम लग जाता है, डाटा कलेक्ट करना होता है बहुत सारा टाइम। साइट से। तो आज के आज में नहीं हो पाता है। कल सुबह मॉर्निंग में जो है नेक्स्ट बिफोर डे। 10 o'clock या 11, जो भी क्लाइंट ने टाइम दे रखा होगा, भैया मुझे 12 बजे तक रिपोर्ट चाहिए, डीपीआर चाहिए हर रोज, तो वो आपको सबमिट करनी होती है। ठीक है ना? क्योंकि डीपीआर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो कि एक आदमी नहीं कर सकता है, पूरी टीम लगती है उसमें डीपीआर बनाने में। हर किसी से डाटा कलेक्ट करना होता है। तो उस तरीके से डाटा कलेक्ट करते करते टाइम लग जाता है, तो उसके लिए जो है आपको डीपीआर जो है वो उसका फॉर्मेट बनाना पड़ता है। ठीक है? अब डीपीआर का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हर साइड पे अलग अलग डाटा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जो है डाटा डाला जाता है, लेकिन एक जर्नल फॉर्मेट आपका होना चाहिए। अगर वो अप्लाई नहीं भी हो रहा है तो भी आप उसको यूज कर सकते हो, उस तरीके से बना सकते हो। ठीक है ना? जैसे ये है एक डीपीआर का रिपोर्ट का फॉर्मेट है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है आइटम जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो मेंशन्ड है। अब क्या होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो ना, जो टेंडर लेते हो, तो उसमें एक कंडीशन होती है कि आपको जो है अपना जो है प्रोजेक्ट का आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, वो चीजें आपको बतानी होती हैं। ठीक है? वो सारी चीजें जो है कॉन्ट्रैक्ट आप मतलब कौन से दिन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, या किस मंथ में आप फर्स्ट स्लैब कब करोगे कास्ट, सेकंड स्लैब कब करोगे, कॉलम कब कास्ट करोगे, दिन कौन से कास्ट होंगे, कब होंगे, ये सारी चीजें, पेंट कब स्टार्ट होगा, प्लास्टर वर्क कब स्टार्ट होगा, फिनिश कब होगा, ये सारी चीजें आपको एक प्लानिंग बना के देनी होती है क्लाइंट को। ठीक है? उसी से पता चलता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है ऑन टाइम खत्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना? जो भी ड्यूरेशन उसने रखा है प्रोजेक्ट के लिए, क्या उस ड्यूरेशन के अंदर वो प्रोजेक्ट खत्म होगा कि नहीं होगा, या आपके प्लानिंग के हिसाब से वो जो है बनाया जाता है। और इसको हम लोग कहते हैं जो हम, और ये कब सबमिट करते हैं, ये जब आप टेंडर करते हो, टेंडर कोड करते हो, तब कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है क्लाइंट को। ठीक। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्या चीज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया पीसीसी ड्राफ्ट होनी चाहिए थी, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होना था, इसको 18 तारीख दिसंबर को स्टार्ट होना था, और ये 31 जो है जुलाई तक फिनिश होगी। ठीक है? उसके बाद ऐसी अलग अलग आइटम्स हैं, इनकी स्टार्ट डेट और फिनिश डेट यहाँ पे लिखा हुआ, प्लान डेट, प्लान डेट मतलब जो आपने सबमिट किया था, कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करते हुए, टेंडर सबमिट करते हुए जो आपने डेट बताई थी कि सर जी मेरी ये एक्टिविटी इतनी तारीख को स्टार्ट होगी और इतनी तारीख को खत्म होगी, तो वो यहाँ पर मेंशन्ड होगी। ठीक है? और एक्चुअल डेट्स मतलब कब एक्चुअली कब स्टार्ट हुई, जैसे 8 तारीख को दिसंबर को स्टार्ट होनी थी, लेकिन हुई ये कब, 26 दिसंबर को, तो मतलब इतना वो डिले हो गया। समझ गए? 16 दिन का डिले ऑलरेडी वो कर चुका है। ठीक। तो ये चीजें जो है ट्रैक की जाती हैं, क्योंकि इसी से ही आपका प्रोजेक्ट, अगर कहीं पे वो ढीला पड़ रहा है तो आप उसको बता सकते हो, भाई देख तू यहाँ पर ढीला पड़ रहा है, इसको ये एक्टिविटी क्या कर, फास्ट कर, इस एक्टिविटी थोड़ा जोर दे। समझ रहे हो? तो ये सारी एक्टिविटीज जो है हमें ट्रैक करनी होती हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो लिखा रहेगा, यहाँ पर टेंटेटिव क्वांटिटी लिखा रहेगा, मतलब क्या होता है कि भाई टोटल क्वांटिटी कितनी है और आज तक कितनी क्वांटिटी हो गई, वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है? और सारी डिटेल्स उसकी रहेंगी यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टारगेट जो है पर डे पर आवर, और जो है वो लिखा हुआ है अचीव्ड बाय प्रीवियस डे, अचीव्ड बाय द फॉर द डे, प्लान्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी, कितनी हो गई, और ये परसेंटेज जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है? तो मतलब इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा वर्क कितना लैग कर रहा है, कितना डिले चल रहा है एज पर द प्लान, या हम आगे अहेड तो नहीं है, कोई एक्टिविटी हो सकता है आपकी आगे भी चल रही हो। ठीक है ना? तो वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी होती हैं एक्टिविटीज को। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ है मैन पावर का, कि भैया जो है
यहाँ पे लिखा हुआ है मैसन, लेबर, कारपेंटर, हेल्पर, स्कैप होल्डर, फैब्रिकेटर, जो भी थे, प्लास्टर, लेबर, मैसन। तो ये उसने कहा था, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसने कहा था कि सर जी मैं जो हूं ना इतनी इतनी मैन पावर आपको साइट पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और आज देखो तो डिप्लॉय कितनी हो रखी है, इतनी। तो आप उसको बोलोगे भैया देख तेरा काम डिले हो रहा है, किसकी वजह से? मैन पावर की वजह से। तेरी मैन पावर ही कम है तो तू कहां से प्रोग्रेस देगा? समझ गए? तो इसको ट्रैक करने के लिए हम मैन पावर को भी ट्रैक करते हैं। उसके साथ में है स्टाफ डिप्लॉयड, कि भैया उसने कहा था कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए कि सर जी मैं इतने प्रोजेक्ट में इतने इंजीनियर रखूंगा, इतने सेफ्टी ऑफिसर रखूंगा, इतने इलेक्ट्रिशियन रखूंगा, ये मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, ये मेरा जीएम होगा। तो वो चीजों को भी हम लोग ट्रैक करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्यों ट्रैक कर रहे हैं? क्योंकि उसने इसका पैसा ले रखा है भाई, रेट में उसने इसका पैसा डाल रखा है। अगर वो आधी जनता से काम करवा रहा है, मतलब वो पैसा बचा रहा है अपना। समझ रहे हो? आधे इंजीनियर से काम चला रहा है, पैसा बचा रहा है। जब पैसा बचाएगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं पे काम सफर करेगा ही करेगा। कल की डेट में जो है प्रोजेक्ट अगर आपका आर्बिट्रेशन में चला जाता है, मतलब कोर्ट में चला जाता है, किसी ना किसी रीजन की वजह से आपका और कॉन्ट्रैक्टर का डिस्प्यूट हो गया, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का, तो आप जाके कोर्ट में जस्टिफाई कर सकते हो, सर जी देखो इसने डे वन से ही आदमी कम थे, मैन पावर कम थी, काम ये टाइम पे नहीं कर रहा था, इससे परेशान होकर हमने इसको साइट से हटा दिया। समझ गए? इसको साइट से हटा दिया। ये इसका डाटा है, ये इसका हिस्ट्री है। हमने इसको बोला भी, इसको मेल भी किया, इसको वर्बली भी बोला, पर इसने जो है कोई सुधार नहीं किया, जिसके चलते हमें इसको साइट से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि हमारा काम सफर कर रहा था। तो इसलिए जो है ये रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है सीमेंट, जैसे आपने कहा था सीमेंट के कितने जो हैं बैग्स, ओपीसी पीपीसी के जो है कितने आज तक साइट पे आ चुके हैं, कितने कंज्यूम हो चुके हैं, कितने स्टॉक में है, ताकि इससे ये पता चल सके कि भैया हमारे को आने वाले टाइम पे कितनी रिक्वायरमेंट है, या हमारे जो है सीमेंट बैग स्टॉक में कितने पड़े हुए हैं। हमें कर पता चला आज कल जो है हमें 10,000 बैग चाहिए और स्टोर में 10,000 बैग है ही नहीं। इसके लिए इसको ट्रैक किया जाता है सीमेंट को। और ऐसे ही स्टील को भी ट्रैक किया जाता है कि भैया कितना स्टील आ गया, कितने डाया का स्टील आ गया, और कितना स्टील जो है आना है। वो सारी चीजें यहाँ पर ट्रैक की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया मशीनरी के लिए कि कौन कौन सी जो है मशीनरी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि मैं साइट पे डिप्लॉय करूंगा, और कौन सी मशीन जो है वो शॉर्ट पड़ रही है। क्या सारी मशीन जो उसने कहा था कि मैं इतनी मशीन दूंगा, क्या वो मशीन वगैरह साइट पे हैं या नहीं है, तो वो भी ट्रैक किया जाता है। साथ में यहाँ पर ये ट्रैक किया जाता है कि भैया वर्किंग प्रोग्रेस क्या चल रहा है। जैसे आप बता रहे थे वर्किंग प्रोग्रेस क्या चल रहा है, वो भी बताया जाता है कि भैया पीसीसी चल रहा है, स्कैप फोल्डिंग चल रहा है, कौन से फ्लोर के लिए चल रहा है, स्लैब के चल रहा है, कौन से कॉलम कास्ट हो रहे हैं, एक्सकवेशन कहाँ चल रहा है। तो वो एक ब्रीफ दिया जाता है कि ये एक्टिविटीज जो है, मोटी मोटी एक्टिविटीज, ये जो है वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। साथ में ये भी लिखा जाता है कि कोई चीज अगर पेंडिंग है, कोई अप्रूवल पेंडिंग है, कोई ड्राइंग नहीं मिली है आपको, तो आप ये भी मेंशन करोगे। क्यों मेंशन करोगे ये चीजें क्यों मेंशन करोगे? कल की डेट में जो है ड्राइंग्स के अप्रूवल की वजह से, ड्राइंग पे या कोई भी काम करने के लिए अप्रूवल आपको टाइम पे नहीं मिला, और उसकी वजह से आपकी एक एक्टिविटी के साथ में 4 एक्टिविटी और डिले हो रही है, तो आप जस्टिफाई कर सको मैनेजमेंट को कि सर इन चीजों की वजह से जो है डिले हो रहा है, और इसकी ये कंसल्टेंट की भी यहाँ पर जो है कमी है, या हमारे एंड से कोई इशू था जो हम टाइमली नहीं सबमिट कर पाए, इसकी वजह से भी प्रोजेक्ट डिले होता है। तो ये सारी चीजें क्यों बनाई जाती हैं, ये रिपोर्ट्स वगैरह क्यों बनाई जाती हैं? ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकें कि वो टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन चीजों के लिए जो है ये रिपोर्ट्स बनाई जाती है, ठीक है। जी। उसके बाद जो है ये तो हो गई डीपीआर की बात। एक होती है फोर्टनाइटली रिपोर्ट, सेम इसी प्रकार से होती है, बट वो 15 दिन में बनाई जाती है, ठीक है। 15-15 दिन में जो रिपोर्ट बनती है उसको कहा जाता है फोर्टनाइटली रिपोर्ट, ठीक। और एक होती है एमपीआर, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसी तरीके से होती है, मंथली। यही फॉर्मेट है, बट इसमें जो है पूरे मंथ का रहेगा।
ठीक है भाई, आया समझ में? जी सर। ठीक। उसके बाद जो है ये तो हो गया आपका एमपीआर डीपीआर जो है उस ये। अब हमने एक बात कही थी, बिल ट्रैकर। बिल ट्रैकर क्या होता है? भाई हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर की। अरे सुभाष, तुम बनाते नहीं हो साइड पे डीपीआर एम ये बिल ट्रैकर? बिल ट्रैकर सर। बनता है कि नहीं बनता तुम्हारे साइड पे? नहीं, बिल ट्रैकर नहीं बनाना बनता चाहिए। सर अभी। जी। ठीक है, क्या होता है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हुई, नहीं हुई, कितनी हुई, कब हुई, ये सारी चीजें बिल ट्रैकर में जो है ट्रैक होनी चाहिए, ताकि कल की डेट में जो है कॉन्ट्रैक्टर ये ना बोल सके सर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हो। कई बार छूटते बोल देते ना। वैसे सर जो अपने सीनियर सीनियर स्टाफ है, वो खाता बुक मेंटेन करते हैं। हाँ तो वो वही हो गया ना, बिल ट्रैकर ही हो गया वो। जी जी। हाँ वही चीज होगी। ठीक है, तो बिल ट्रैकर में क्या होता है कि जी आपको बिल को ट्रैक करना होता है कि कौन, अब देखो उसमें इतनी डिटेल में नहीं होता है, लेकिन बहुत डिटेल में जो है बिल को, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं, 5-5 600 करोड़ के प्रोजेक्ट, उनमें बिल ट्रैकर बनता है। ठीक है, जी। क्योंकि खाता बुक में तो तुम मैनुअली डालते होगे, हाँ जी। तो बहुत वो बिल दिक्कत के है। अगेंस्ट जो पेमेंट हुई है, हैं? वो बिल के अगेंस्ट जो पेमेंट होती है सर, उसको अटैच कर देते हैं, मतलब हाँ रिकॉर्ड हाँ, बनाते तो हैं वो तो तुम उससे। मैनुअली कर रहे हो ना। अगर तुम उसको जी सिस्टम पे जी। करोगे तो तुम्हारे को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, बिल पकड़ने आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, इसको हम लोग बिल ट्रैकर कहते हैं, और बिल ट्रैकर का एक फॉर्मेट होता है, वो इस तरह से होता है जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्या चीज, यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है कि भैया सीरियल नंबर क्या है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ करेक्ट इनवॉइस। डेट ऑफ करेक्ट इनवॉइस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कई बार कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, आधा अधूरा बिल सबमिट कर देता है। आधा अधूरा बिल सबमिट कर दिया, बोला सर जी ये ले लो मेरा बिल और पेमेंट कर दो। अब वो आधा अधूरा बिल है, उसके साथ कंप्लायंसेस पूरे नहीं है, बिल के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, उसने आपको दे दिया। क्या आप आधा अधूरा बिल पास करके उसकी पेमेंट करवा दोगे? नहीं। नहीं करवाओगे ना। नहीं आपको सर। तो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जो है आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्टर को वापस दे देते हो, भैया ये इनकम्प्लीट बिल है, आप मुझे जो है सारे डॉक्यूमेंट के साथ में, सारी सपोर्टिंग के साथ में बिल को दोबारा सबमिट करो। ठीक है, तो इसको कहते हैं। अब वो जो है दोबारा से बिल लाएगा, अगर दोबारा भी बिल में करेक्शन नहीं हुई, उसने कुछ नहीं करा, कई बार कॉन्ट्रैक्टर करते हैं वैसे का वैसे ही 2 दिन के बाद ले आएंगे, सर जी ले लिया, कर लो, चेक कर लो मैंने कर दिया है। बहुत बार देखा कॉन्ट्रैक्टर ऐसा करते हुए, सेम का सेम उठा के ले आएंगे 2 दिन के बाद भी। ठीक है, अब क्या होता है कि उसमें इंजीनियर कहता हाँ 2 दिन रखा होगा तो कर दिया होगा इसने, पता चला साला जब खोल के देखा तो सब वही दोबारा से मिसिंग। फिर आप वापस करते हो, भैया दोबारा ले जा, क्योंकि एक बारी बिल आपने रिसीव कर लिया, एक बारी रिसीविंग दे दी ना, अब वो चाहे आधा है अधूरा है, वो बिल आपको 7 या 10 दिन के अंदर, जो भी पेमेंट, जो बिल सर्टिफाई करने का टाइम है उसके अंदर उसको कंप्लीट करना ही होगा। तो वो आपके मत्थे जड़ देगा उस चीज को। तो अपने रिसीव बिल पे रिसीविंग देने से पहले सारी चीजें चेक कर लो, एज पर द बिल ट्रैकर, या एज पर द जो गाइडलाइंस हैं बिल को रिसीव कर रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। जी। ठीक है, अगर नहीं है तो वापस भेजो, चाहे 10 बारी भेजना पड़े, भेजो। गलत बिल रिसीव मत करो कभी भी। आधा अधूरा बिल, कॉन्ट्रैक्टर ये कहे सर जी आप करने तो लोगो चेक, मैं दे दूंगा, एक बार बिल चेक करना, एक बार रिसीविंग दे दी, फिर तुम उसके पीछे पड़ोगे, भाई ये डॉक्यूमेंट तो दे दे यार, ये डॉक्यूमेंट तो दे दे यार, ये डॉक्यूमेंट तो दे दे, वो कहेगा सर जी आज मैं यहाँ बिजी हूँ, कल मैं वहां बिजी हूँ। फिर आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि भैया इनकम्प्लीट बिल को जो है कंप्लीट करना। अब वो उसकी जिम्मेवारी नहीं रह गई, अब वो तुम्हारी जिम्मेवारी कि भैया कंप्लीट कर दे यार, ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दे, पेमेंट करवा दूं, नहीं तो मालिक मेरा पूछ रहा है बिल तूने रिसीव किए हुए 4 दिन हो गए,
और अब तक तूने सर्टिफाई क्यों नहीं किया? अगर आप ये बोलोगे सर जी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो वो बोलेगा तूने लिया क्यों, जी। तूने इनकम्प्लीट बिल लिया क्यों? अब तो भैया फिर वो आपकी गलती मानी जाएगी, उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। तो जब तक बिल कंप्लीट ना हो कभी भी रिसीव मत करो, समझ गए? जब तक बिल कंप्लीट ना हो, एक एक चीज एक एक पेपर बिल पे ना लगा हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, तब तक उसको रिसीव ना करो। और जिस दिन रिसीव कर दो उस दिन यहां पर लिख दो कि बिल करेक्टेड इनवॉइस रिसीव्ड ऑन दिस डेट। यहाँ पे लिख दो करेक्टेड इनवॉइस रिसीव्ड ऑन दिस डेट। उसके बाद डेट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मैंने जैसे कहा ना कि भैया कई बार जो है इनकम्प्लीट बिल दे देता है, तो कई बार एक आधा डॉक्यूमेंट रह गया, मान लो उसका कार इंश्योरेंस खत्म हो रहा था तो उसने कार पॉलिसी को कहा सर जी 2 दिन के बाद दे दूंगा मैं, अभी इसको करो 2 दिन के अंदर मैं आपको जो है रिन्यू करा के आपको सबमिट कर दूंगा। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो था वो मिसिंग था और ये इसने इतनी तारीख को सबमिट किया। देखो आज छोटे लेवल पे काम कर रहे हो बिलिंग का, कल जब बड़ी कंपनी के लिए काम करोगे तब इस तरीके से आपको अपने बचाव में ये सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, समझ रहे हो? ये आपके बचाव के लिए बनाए गए हैं कि आप कहीं पे फंसो नहीं। तो यहां पर लिख दोगे कि इतनी तारीख को इसने बिल दिया, इतनी तारीख को ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया। फिर क्या है, टाइप ऑफ बिल, मतलब कई बार क्या होता है एडॉक होता है। एडॉक क्या समझते हो ना, एडॉक बिल किसको कहते हैं? एडॉक कहते हैं जी एडवांस। सर। कई बार जो है रनिंग बिल जो है, मान लो आपने 10 करोड़ का बिल दिया, 10 करोड़ को बिल कर चेक करने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम को बचाने के लिए या उसको कॉन्ट्रैक्टर कहता है सर जी बड़ा अमाउंट है, 10 करोड़ में से 5 करोड़ 3 करोड़ कुछ तो सही होगा मेरा, उतना पैसा दे दो, बाकी चेक करने के बाद फुल एंड फाइनल पेमेंट करना। तो वो जो पेमेंट आप करते हो ना बिना चेक किए, उसको कहते हैं एडॉक पेमेंट, मतलब एडवांस पेमेंट। तो वो एडॉक है। आपने कोई टाइप ऑफ बिल एडॉक बिल तो नहीं है। या सिक्योर्ड अमाउंट होता है, सिक्योर्ड अमाउंट समझते हो, मटेरियल के अगेंस्ट में कुछ पेमेंट हम कॉन्ट्रैक्टर को पे कर देते हैं, तो मटेरियल के। सिक्योर्ड एडवांस कहते हैं। या आरए बिल है, रनिंग बिल है, तो वो यहाँ पर टाइप ऑफ बिल में लिखोगे किस महीने के लिए क्लेम कर रहा है। जैसे हमने बिल पीरियड देखा था टैक्स इनवॉइस के अंदर, वो यहाँ पे मेंशन है कि भैया इतनी तारीख से इतनी तारीख का ये बिल है। वेंडर क्लेम अमाउंट, बिल टैक्स इनवॉइस पे कितना अमाउंट जो है कितना कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कर रहा था, और जब आपने चेक किया उस बिल को तो कितना अमाउंट बना, क्या सेम का सेम किया कि कुछ कटिंग वटिंग होके जो आपने सर्टिफाई अमाउंट किया वो मेंशन कर दोगे। फिर सर्टिफिकेट नंबर, आपका एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, क्लाइंट जो आप अपना अप्रूव कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट नंबर देते हो। फिर डेट ऑफ सर्टिफिकेशन, किस तारीख को आपने डेट, किस डेट को आपने सर्टिफाई किया। फिर नंबर ऑफ डेज टेकन, अब ये नंबर ऑफ डेज टेकन कहाँ से होगा, जब आपने बिल रिसीव किया था और जब जो है आपने क्या किया, सर्टिफाई किया, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने दिन में आपने बिल को सर्टिफाई किया, वो यहाँ पर ट्रैक हो रहा है। कि भैया मैं, आप बोल सकते हो सर जी मैंने 2 दिन में कर दिया था, इसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे तो इसलिए रुका हुआ है। ठीक है, मैंने तो बिल जो है दो दो दिन में इसको करके ओके करके इसकी क्वांटिटी फ्रीज करके इसको अमाउंट फ्रीज करके दे दिया था, अब इसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं भेज पा रहा हूँ बिल को, ये यहाँ पर रोकेगा आपको। फिर क्या लिखा, डेट ऑफ पेमेंट फॉर, अगर सब कुछ ओके हो गया तो आपने अकाउंट डिपार्टमेंट को या क्लाइंट को कब भेजा बिल सर्टिफाई करने के लिए, ठीक है, क्लाइंट को कब भेजा वो लिखेगा। रिमार्क्स, अगर कोई चीज मिसिंग है या कोई चीज कुछ कहना चाहते हो वो रिमार्क्स यहाँ पे डाल दोगे। फिर ये है डेट ऑफ पेमेंट बाय क्लाइंट 30 डेज, मतलब किस दिन पेमेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर की। क्या होता है जनरली, जिस दिन आप बिल सर्टिफाई कर देते हो उसके 30 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो जानी चाहिए। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि भैया जिस दिन बिल सर्टिफाई होगा उसके 30 दिन के अंदर जो है आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर श्योर हो जाता है कि यार 30 दिन के अंदर तो पेमेंट आ ही जाएगी ना। अनिश्चित काल के तो पेमेंट ऐसा नहीं है कि आज बिल दे दिया और 6 महीने के बाद पेमेंट आएगी जैसे गवर्नमेंट में होता है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, टाइम फिक्स होता है, भैया आज पेमेंट किया है, आज बिल दिया है, तो इतनी तारीख तक तेरी पेमेंट हो जाएगी। उससे कॉन्ट्रैक्टर को ये लगता है कि हाँ यार बिल सर्टिफाई हो चुका है, अगले 10-15 दिन के अंदर जो है पेमेंट आ जाएगी, तब तक मुझे अगर कुछ मटेरियल वगैरह खरीदना है तो मैं खरीद लूंगा। आपको रहता है ना माइंड में, आपको पता है यार तनख्वाह मेरी 30 तारीख को आनी है, 30 तारीख को मेरी तनख्वाह आएगी, तो आप अपने दोस्तों से बोरो भी कर सकते हो कुछ पैसा कि भैया 2-4 दिन के लिए दे दे यार मैं दे दूंगा। या कोई चीज खरीदनी है आपको, अगर थोड़े दिन रुक जाए या 2-4 दिन रुक जाए, अभी तनख्वाह आने वाली है, तो उस दिन जब तनख्वाह आ जाएगी तब खरीद लेंगे, तो ये माइंड में रहता है। तो कॉन्ट्रैक्टर को भी हम अश्योर्ड करते हैं कि भैया इतनी तारीख इतने दिन के अंदर तेरी पेमेंट हो जाएगी अगर बिल सर्टिफाई हो गया है तो।
ठीक है। उसके बाद बिल किस तरीके से पेमेंट हुआ है, अगर बिल पेमेंट हो गई तो क्या चेक से दिया है, बैंक में ट्रांसफर किया है, एनईएफटी किया है, या कोई और मोड के थ्रू आपने पेमेंट किया, तो वो यहाँ पर डाल दोगे। उसका रेफरेंस कितनी तारीख को किया, किस मोड में किया, क्या उसका रेफरेंस नंबर है, ठीक है ना, वो यहाँ पे डाल दोगे। और कितना अमाउंट जो है पे हुआ। ऐसा नहीं हो कि भैया सर्टिफाई 10 लाख हुआ था और पेमेंट हो गया 12 लाख का या 8 लाख का, तो वो पेमेंट जो की है अकाउंट डिपार्टमेंट ने वो कितनी की है वो यहाँ पर ट्रैक करोगे। फिर अगर आरटीजीएस वगैरह से पेमेंट की है तो उसका डिटेल यहाँ पर रहेगा। फिर अगर चेक चेक अगर आपने दिया है, चेक दिया है या आरटीजीएस दिया है, तो वो किस के हाथ में दिया है, ठीक है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया उसका डिटेल रहेगा। फिर यहां पर रहेगा कि भैया बिल सर्टिफाई होने से लेके और पेमेंट होने तक, बिल सर्टिफाई होने से और पेमेंट होने तक में कितना टाइम लगा वो यहां पर आएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज एक्सीड ड्यू टू पेमेंट फॉर द पेमेंट बाय द क्लाइंट, नंबर ऑफ डेज अगर बढ़ रहा है, दिन बढ़ रहे हैं, तो भैया वो यहाँ पर लिखा रहेगा। तो कितने दिन के अंदर पेमेंट हुआ, ये सारी चीजें जो है ना ये ट्रैकर में होती हैं। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ट्रैकर। जी ये बहुत हेल्पफुल है जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हो ना, तो वहां पर ये जो ट्रैकर्स हैं ये आपको बचाते हैं, ये जस्टिफाई करते हैं कि आप टाइम पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपको कल की डेट में कोई फिंगर नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं कर सकता, भाई तू काम टाइम पे नहीं कर रहा है, काम पे ध्यान नहीं है तेरा, या काम तेरा डिले चल रहा है। आप बोल सकते हो सर देखो ये बिल इतनी तारीख को आया था, इसकी वजह से ये डिले हुआ है, मेरी वजह से नहीं डिले हुआ है। देखो मैंने तो जिस दिन इसने डॉक्यूमेंट दिए उसके 3-4 दिन के अंदर बिल सर्टिफाई करके भेज दिया। कल की डेट में अगर कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में चला जाता है ये कह के कि सर जी आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते हो, तो आप ये जस्टिफाई कर सकते हो बिल ट्रैकर के थ्रू। देख भाई तेरे बंदे ने इतने दिन जो है, और इसमें साइन ऑफ करवाने पड़ते हैं, बिल ट्रैकर का प्रिंट आउट लेके कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर से साइन ऑफ कराने पड़ते हैं, और ये बिल के साथ में अटैच होता है बाद में, ठीक है। तो जब कोर्ट में जाता है मामला तो कोर्ट में आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि सर जी ये देखो ये जो है ये टाइम पे नहीं कर रहा था, या इसके पेपर मिसिंग थे, या ये पेमेंट जो है हमारे एंड से, मेरे एंड से डिले नहीं हुआ था, या अकाउंट वालों ने डिले किया। इसके अगर चेक मिस हो जाए तो चेक मिस हो जाए तो भैया क्यों मिस हुआ, किसको दिया था, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है ना A to Z। और पेमेंट पेमेंट अगर बैंक से किया है तो वो पूछेगा सर जी पेमेंट हो गया, हाँ भाई पेमेंट हो गया, कौन से अकाउंट में हुआ है, देख इस अकाउंट में तेरा पेमेंट हुआ है और इतनी तारीख को हुआ है। तो ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन A to Z अबाउट इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती हैं, तब आप जो है एक किसी भी बिलिंग इंजीनियर की पोजीशन पे अच्छे ढंग से काम कर सकते हो। क्लियर है? जी ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिलिंग इंजीनियर का काम खाली वो बिल चेक करना ही है, बहुत सारे और भी ट्रैकर्स हैं जो एक बिलिंग इंजीनियर को डे टू डे बेसिस पे साइट पे मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। आया ये समझ में आ गया? परफॉर्मेंस ये क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस समझ में आ गई, गारंटीज क्या होती हैं। जी उसके बाद जो है आपका डीपीआर का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, प्लस अभी जो मैंने आपको बताया बिल ट्रैकर का फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोई नहीं बताता है इन चीजों को। वो खाली क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है, बिलिंग क्या होता है, टेंडरिंग क्या होता है, यही बता के छोड़ देते हैं। जो कोर जो फील्ड है ना बिलिंग की, ये चीजें कोई नहीं बताता है, ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से आती हैं और धक्के खा खा के सीखना पड़ता है। एक छोटा सा फॉर्मेट जो है वो हर कंपनी का अलग होता है, लेकिन मैंने आपको वो फॉर्मेट बताया जो हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट में फॉलो होता है, ठीक है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छी कंपनी में जा रहे हो कल की डेट में तो आपसे ये फॉर्मेट बनवा के देखे जाते हैं इंटरव्यूज में, चाहे वो एस्केलेशन को, रिकंसिलिएशन को, चाहे वो मोबिलाइजेशन एडवांस का फॉर्मेट हो। देखो एक जब बिलिंग इंजीनियर के लिए आप अप्लाई करते हो या किसी भी पोजीशन के लिए, एक टाइम के बाद ना, एक्सपीरियंस के बाद आपसे पैसा नहीं पूछा जाता है, आपसे फॉर्मेट बनवाए जाते हैं। भाई ये फॉर्मेट बनाना आता है, बना के दिखा। और जब फॉर्मेट ही नहीं बनाने आते हैं तो फिर आपने क्या किया, फिर तो आप लेबर हाथ रहे हो साइड पे, या खाली क्वांटिटी निकाल रहे हो। आप मैनेजर पोजीशन पे तो हो ही नहीं, इसका मतलब है ये सारी चीजें कौन मेंटेन करता है, मैनेजर, एक प्रॉपर इंजीनियर, ठीक है। तो जब आपके पास स्किल्स होगी, जब आप इन फॉर्मेट्स के बारे में नॉलेज रखते होगे, ये इनको प्रिपेयर करोगे, तभी तो आप असली इंजीनियर कहलाओगे। बाकी टाइम क्या लेबर तो कोई भी हाँक लेगा,
साइड का छोटा मोटा क्वांटिटी तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन एक ये जो है इंजीनियरिंग, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये एक्चुअल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन शीट्स को प्रिपेयर करना, क्योंकि इसी के ऊपर ही आपका प्रोजेक्ट टिका हुआ है कि नहीं है? ये जो रिपोर्ट्स है ना, इसी के ऊपर ही आपका प्रोजेक्ट का प्रोजेक्शन पता चलता है, आपके प्रोजेक्ट की जो है आउटपुट पता चलता है, और क्या प्रोग्रेस है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, डिले चल रहा है, लैग कर रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअली में साइट पे, वो सारी चीजें पता चलती हैं। और ये इन चीजों को मेंटेन करने के लिए कम से कम आपको 6 से 7 साल, 8 साल, 9 साल का एक्सपीरियंस ही होता है। बट ये है कि मैं ये फॉर्मेट्स आपको बता रहा हूँ ताकि कल की डेट में आप कहीं इंटरव्यू में जाओ तो आप कन्विंस कर सको इंटरव्यूअर को, सर जी मुझे ये चीजें आती हैं। आप अपने सीवी पे लिख सकते हो, आई नो अबाउट एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट, या आपको डीपीआर बनाना आता है, एमपीआर बनाना आता है, या आपसे ये रिकंसिलिएशन बनाना आता है, या आप बिल ट्रैकर आप मेंटेन करते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ना? जी जी। ये चीजें लिख दी तो आपकी तनख्वाह जो है 10,000 रुपये बढ़ गई सीधी। ये गारंटी देता हूं मैं, अगर ये चीजें मेंशन कर दी सीवी पे तो 10,000 रुपये आपकी तनख्वाह कहीं नहीं गई। ठीक है? तो इन शीट्स को प्रिपेयर करना सीखो, इन शीट की प्रैक्टिस करो, और याद कर लो कि क्या होता है, क्या क्या डिटेल्स डाली जाती हैं इन शीट्स के अंदर। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, जी फिर कल कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ठीक है? चलो, जी। ओके।